काफ़ी जतन करने के बाद आखिरकार कल मैंने यूआई मूवी देख ली और ऐसा ही एक डिस्क्लेमर इस मूवी के स्टार्टिंग में भी हमें देखने को मिला था, जिसका मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप है। इस पे आगे बात करेंगे। पहले डायरेक्टर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इस मूवी को देखने के बाद अब जाके मुझे समझ आया कि क्यों उपेंद्र को IMDb पे वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्टर्स में जगह मिली हुई है, क्योंकि इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है एंड उसे उस लेवल पे उस वेल मैनर में एग्जीक्यूट करना उससे भी बड़ी टास्क है। आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज डायरेक्शन एंड अब मैं उनकी बाकी की मूवी जरूर देखूंगा टाइम निकाल के। खैर, ये तो हुई डायरेक्टर साहब की बात। अब बात करें अगर मूवी की, तो कुछ मूवीज होती हैं जो मासेस के लिए होती हैं और कुछ क्लास ऑडियंस के लिए, बट यूआई मूवी ना तो मास कैटेगरी में आती है ना ही क्लास कैटेगरी में। मैं पर्सनली इस मूवी को फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनके अंदर एक बेचैनी होती है, जो ये जानने समझने के लिए कुलबुलाते रहते हैं कि क्या इस दुनिया रूपी मैट्रिक्स से बाहर निकला जा सकता है। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है एंड आप इसे और डीपली समझना चाहते हैं, तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब देखो, यहाँ मूवी के अंदर ही हमें दूसरी मूवीज देखने को मिलती हैं, लेकिन पूरी मूवी में जो कहानी हमने देखी वो एक्चुअल में मूवी के अंदर चल रहे थिएटर में जो मूवी चल रही थी उससे अलग थी। मतलब कुल मिला के यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 मूवीज इन्वॉल्व हैं। एक जो हमने थिएटर में देखी यूआई नाम से, इस यूआई मूवी के अंदर भी 2 मूवीज हैं। एक वो जो ऑडियंस को थिएटर में दिखाई जा रही थी और दूसरी वो जो थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई, बल्कि किरण आदर्श नाम के इस मूवी क्रिटिक ने उपेंद्र की स्क्रिप्ट में पढ़ी। जो कहानी हमने पूरी मूवी में देखी वो एक्चुअल में किरण आदर्श स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था। थिएटर में वो वाली मूवी नहीं लगी थी, थिएटर में कुछ और ही लगा था, जिसकी एक हल्की सी झलक हमें यूआई मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाई जाती है। वो एक सरप्राइज है, वो हमें बाद में पता चलेगा। और इस सब को समझने के लिए हमें पहले किरण आदर्श ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी उसकी कहानी को डिकोड करना होगा, कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, एक एक कैरेक्टर को समझते हुए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डिस्क्लेमर देखने को मिलता है, अगर आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं तो तुरंत थिएटर से बाहर निकल जाइए, लेकिन अगर तुम मूर्ख हो तो ही फिल्म को पूरा देखना। अब ये डिस्क्लेमर ही हमें मूवी की फिलॉसफी बता देता है। अगर आप सही में समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सब पता है, तो आप इस मूवी को देख के करोगे भी क्या? आपको वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी जो ये मूवी बताना चाह रही है। आप तो ऑलरेडी सब जानते हो। गुरु शिष्य परंपरा में एक कहावत है कि शिष्य को खाली मटके की तरह होना चाहिए, तभी उसमें ज्ञान का पानी भरा जा सकता है, वरना अगर वो पहले से ही भरा हुआ है तो उसकी समझ में गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं आने वाला। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप मूर्ख हैं तो आप अपने गुरु के द्वारा या इस मूवी के द्वारा दिए गए ज्ञान को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एंड अब्जॉर्व भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये डिस्क्लेमर वाकई काफी डीप था। अब आते हैं मूवी की कहानी पे। कहानी शुरू होती है बाइबल की एडम एंड ईव की कहानी से, जिसको कि हर रिलीजन में अपने अपने ढंग से अपने अपने फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। हम उस फॉर्मेट पे बात करेंगे जो मूवी में दिखाया गया है। एडम एंड ईव भगवान की बनाई दुनिया के पहले स्त्री एंड पुरुष। उनको गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया था, जहां उनको सभी फल वगैरह खाने की इजाजत थी, बस एक एप्पल को छोड़ के। ऐसा माना जाता है कि वो ट्री ऑफ नॉलेज था और उस पेड़ पे एक सांप था जिसने बार बार ईव को उस एप्पल को खाने के लिए आकर्षित किया। उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा की एंड आखिरकार ईव ने उस एप्पल को खा लिया एंड साथ में फिर एडम ने भी खाया। इसको खाने के साथ ही उन दोनों में सोचने समझने की शक्ति आ गई। उन्हें अच्छाई बुराई के बीच का भेद समझ आने लगा। उनकी बुद्धि खतरनाक हद तक विकसित हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप आज का इंसान बुद्धिमान बना। ये कहानी अपने आप में एक मेटाफर है। ईव का वो फल चखना कोई एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ह्यूमन इवोल्यूशन की। खैर, इसके बाद मूवी की कहानी एक लीप लेती है। हमें एक डिस्टेंट फ्यूचर की दुनिया देखने को मिलती है, जहां मानव समाज अलग अलग जाति, धर्म, रंग, कम्युनिटी, रीति रिवाजों आदि के रूप में न जाने कितने हिस्सों में बंट चुका है। यहाँ तक तो ठीक था, हमें प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे चल के ये सभी डिवाइडिंग फोर्सेस बिजनेस का रूप ले लेती हैं। एंड ये तो सर्वविदित है कि जहां एक बार बिजनेस इंक्लूड हो जाए वहां करप्शन का आना स्वाभाविक है, और इसलिए अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ता गया और दुनिया में देशों के नाम पे और राज्यों के नाम पे सीमाएं खींचती चली गई। और कुछ लोगों को समझ आया सत्ता का, पावर का नशा, और इसी पावर को हासिल करने के लिए दुनिया में वायलेंस पैदा हुआ और तरह तरह के हथियार बनाए जाने लगे। यहाँ पे हमें सीना नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि एक जेब कतरा है, जो कि लोगों की जेब काट काट के उन्हीं का नेता बन जाता है और चुनाव जीतने के बाद राजा वामन राव बन जाता है। इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स है वो इंसान की अलग अलग मनोवृत्ति या यूं कहें कि डिफरेंट ह्यूमन साइकोलॉजी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सीना नाम का ये कैरेक्टर ह्यूमन की उस स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है जिसको पैसे और पावर की भूख है, जिसको थोड़ी पावर मिले तो इसे और ज्यादा पावर चाहिए।
ये हमारे आज के पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद हमें एक गरीब मजदूर वाला कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी और इजीली पाई जाने वाली भावना का सिंबलाइजेशन है, गरीबी और लाचारी का। इसको लगता है कि कलयुग चल रहा है और इस युग में उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, ना तो उसे ढंग का काम मिलेगा और ना ही कभी वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार पाएगा। फिर वो पुकारता है भगवान को। अपनी लाइफ में चल रहे हर दुख दर्द का ठीकरा वो भगवान के माथे पे फोड़ता है कि उसी ने इसे पैदा किया है इस दुनिया में और इसलिए इसकी ये हालत है। वेल, हमारी इस दुनिया में भी ज्यादातर लोग इसी स्टेट ऑफ माइंड के शिकार हैं। इसके बाद यहाँ हमें अशरफ नाम का ये कैरेक्टर देखने को मिलता है जो ह्यूमन माइंड की एक्सेसिव होप वाली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो सोच जब इंसान को लगने लगता है कि उसकी लाइफ के दुख दर्द और तकलीफों को दूर करने के लिए बाहर से कोई आएगा, भगवान आएंगे अवतार लेकर और उसके तारणहार बनेंगे। इंसान की ये सोच उसकी पिछली वाली लाचारी और गरीबी वाली सोच को इन्फ्लुएंस कर देती है और इंसान ज्यादातर जिंदगी इसी भ्रम में गुजार देता है कि हाँ, कोई आएगा जो उसको दुखों से मुक्ति देगा। और जब जनता में इस तरह की साइकोलॉजी बन जाती है, तब आते हैं कुछ बाबा टाइप के लोग जो इंसान को प्रेजेंट में मेहनत करने का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उनको भविष्य के सुनहरे सपने दिखाते हैं। भविष्य छोड़ो, अगले जन्म के या परलोक के सपने दिखाते हैं कि अगर तुम्हें अपना परलोक सुधारना है या तुम्हें जन्नत में हुरों के साथ कबड्डी खेलनी है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। इस जन्म के पुण्यों का फल तुम्हें दूसरे जन्म में दिलाएंगे। और वो इंसान की किस्मत के ठेकेदार बन जाते हैं और यहीं से इंसान के अंदर धार्मिक कट्टरता जन्म लेती है और शुरुआत होती है असली कलयुग की। तो ये तो था कहानी का एक सिरा। अब हम आते हैं दूसरे सिरे पे। एक औरत के साथ कुछ लोग दुराचार करते हैं। ये औरत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है माँ प्रकृति, यानी कि हमारी मदर अर्थ का। प्रकृति हेल्दी थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लोगों ने लालच में आके प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा तो बिल्डर्स ने नुकसान किया, जंगल काट काट के बिल्डिंग्स बनाई। माइनिंग माफिया ने खदानें खोद खोद के धरती को बर्बाद कर दिया। टिम्बर माफिया ने लकड़ियां काट काट के बर्बाद किया। इनके अलावा मेडिकल माफिया के लोग भी नई नई मेडिसिन बनाने और लोगों का भला करने के नाम पे प्रकृति को लूटते हैं। अब इन सभी माफियाओं के बारे में समझने के लिए थोड़ा मूवी की कहानी से विराम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें घरों की, मेडिसिन की, लकड़ी की या खनिजों की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे माफिया तब इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हमारी जरूरतें हवस बन जाती हैं। जब हम सिर्फ उतने पे नहीं रुकते जितनी की हमें जरूरत होती है। जितनी की हमें जरूरत होती है उतना तो प्रकृति हमें खुले दिल से देती है, लेकिन जब हम सबसे ऊपर पहुंचने के चक्कर में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर डालते हैं, तब हम खुद भी माफिया बन जाते हैं। और ऐसे ही माफियाओं ने मिलकर प्रकृति रूपी इस लेडी के साथ दुराचार किया, जिसके फलस्वरूप उसके 2 बेटे पैदा होते हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले इस शॉट में हम प्रकृति की कोख पे बने ब्लैक एंड व्हाइट 2 पेंट से बने निशान देख सकते हैं, विच इज अ फोर शैडोइंग कि यहाँ से जो 2 लोग निकलेंगे वो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छाई और बुराई का एपिटोम होंगे। इंटरेस्टिंगली सच को सिंबलाइज करने वाला कैरेक्टर सत्या 5 मिनट पहले पैदा होता है, क्योंकि सच हमेशा पहले ही आता है। सच के ना होने से ही झूठ का अस्तित्व होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बात समझने की जरूरत है कि इस कहानी में जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं वो सब यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं। यहाँ अगर सरकार की बात हो रही है तो वो भारत सरकार की नहीं बल्कि सारी दुनिया की सरकारों की बात हो रही है। अगर समाज की बात हो रही है तो वो भारतीय समाज की बात नहीं हो रही है बल्कि ग्लोबल सोसाइटीज की बात हो रही है। रिलेट करने के लिए गेटअप एंड सेटअप थोड़ा वैसा बनाया गया है, अदरवाइज यहाँ कॉन्टेक्स्ट पूरी दुनिया से ही है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के समाज की हालत बहुत बढ़िया है भारत को छोड़ के, सब जगह यही हाल है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं तो शायद आप भी इसको सही से समझने से चूक सकते हो, तो ध्यान से। अब आता है एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। सत्या के 5 मिनट बाद पैदा होता है उसका भाई, जिसको पैदा करने वाली रशियन नर्स उठा के ले जाती है। उसका पति है एक अफगानी कैरेक्टर, जिसकी दूसरी बीवी एक अमेरिकन है। ये तीनों कैरेक्टर्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। इनकी आपसी रिलेशनशिप हमारी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स एंड पावर हंगर को रिप्रेजेंट करती है। अफगान कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है गल्फ कंट्रीज को, जिनके पास तेल के कुओं के रूप में काफी सारी खनिज संपदा थी। इसकी दोनों रशियन एंड अमेरिकन बीवियां रिप्रेजेंट करती है रशिया एंड अमेरिका को। दोनों बीवियों का झगड़ा रिप्रेजेंट करता है दुनिया में इन दोनों देशों की हमेशा से चलती आ रही बकचोदी को। इन दोनों ने गल्फ कंट्रीज की बीवियां बन के उनके बिस्तर तक गर्म किए ताकि उनको तरीके से लूट सकें। पैदा होने वाले दोनों बच्चे एक जैसी शक्ल के थे। अक्सर सच और झूठ दोनों एक ही शक्ल के होते हैं। मूवी में दूसरे बच्चे का नाम कल्कि बोला गया है, लेकिन ध्यान रहे ही वॉज नॉट कल्कि, वो एक इम्पोस्टर था जिसने कल्कि के नाम का चोला धारण करके दुनिया को बेवकूफ बनाया। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं हमारे समाज में, जो आते तो हैं मसीहा का रूप लेके, लेकिन वो होते लुटेरे ही हैं। तो सच के भाई को यहाँ पे हम झूठ ही कहेंगे फिलहाल के लिए। तो सच को शास्त्री पालने लगता है और जब भी सत्य घर से बाहर जाता है तो रशियन एंड अमेरिकन दोनों महिलाएं मिलके झूठ को सच के घर भेज देती हैं, उसके घर का कीमती सामान चुराने के लिए। वेल, झूठ
हमेशा सच के भेष में ही आता है। अफगान जहां नशे में चूर होकर सच से दूर रहता है, तो वहीं बाकी के लोगों को एक पादरी भगवान का डर दिखा के सच्चाई से दूर रखता है। और इसी चक्कर में रशियन एंड अमेरिकन दोनों ने मिलकर झूठ के सहारे पूरा बाजार लूट के अपना घर भर लिया। और फिर रशिया एंड अमेरिका ने आपस में झगड़ा करके अपना मतलब निकल जाने के बाद गल्फ कंट्रीज को उनके हालात पे छोड़ दिया। और फिर अफगान ने झूठ से कहा कि दुनिया हरामी है, इसमें लोगों का सिर फोड़ो। तो झूठ ने सबसे पहले उसी अफगान का सिर फोड़ा। ये वाकया अफगानिस्तान की आज खुद की हालत बयान कर रहा है। विश्व आतंकवाद के पैदा होने की ओरिजिनल जगहों में से एक आज खुद उन्हीं आतताइयों का शिकार है। कभी महिलाओं के बाहर निकलने की आज़ादी, तो कभी आम जनता के जीने की आज़ादी के साथ रोज समझौता हो रहा है। खैर, वक्त के साथ सत्य और झूठ नाम के ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं। फिर समाज के वो लोग जिनको उम्मीद थी कि उनके दुख दर्द दूर करने भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे, उनके लिए सत्य वाकई एक फरिश्ता बन के आता है, सबकी तकलीफें बांटता है, लोग उसे अपना मसीहा समझने लगते हैं। दूसरी तरफ उसका भाई झूठ रात के अंधेरे में छुप छुप के लोगों को मारने लगता है और कैद करने लगता है अपनी एक स्पेशल जेल में, जिसका नाम है इनर वर्ल्ड। अब ये इनर वर्ल्ड क्या है वो आगे समझ आएगा। कहानी में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, नंदिनी नाम की ये लड़की। नंदिनी सत्या से प्यार करती है, लेकिन उसमें उसके सामने जाके अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है, बल्कि वो कहती है कि मैं जब मरने वाली होंगी तब जाके उसको बताऊंगी, ताकि उसको बताने के बाद मैं मर भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और सत्या को लोगों के लिए खून बहाते देखकर वो खुद भी अपने हाथ में सुई चुभो के अपना खून बहाती है, और इसको वो सत्या के लिए अपना प्यार बताती है। अब वैसे तो पूरी मूवी देखने के बाद ये कैरेक्टर बहुत ही फालतू लगेगा, लेकिन इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। ये कैरेक्टर एक्चुअल में इंसान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कॉन्शियसनेस को। आत्मा सही में सत्य से प्यार करती है, हमेशा सत्य की खोज में रहती है, लेकिन सत्य का सामना करने से हमें हमेशा डर लगता है। और कई लोग तो जेन्युइनली ऐसा बोलते मिल जाएंगे आपको कि एक बार जवानी के मजे ले लें, फिर जब बुढ़ापा आएगा तो सत्य की खोज में जाएंगे। हम सत्य से प्यार करते हैं इस भ्रम में, खुद को ना जाने कितनी तकलीफें देते हैं और खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं ये बोल के कि देखो हम कितनी तकलीफ उठा रहे हैं जीवन में। ध्यान से देखोगे तो नंदिनी का टीवी बेड के जस्ट ऊपर लगा हुआ है। उसका बेड पे पड़े पड़े टीवी देखना हमारे आलस और अकर्मण्यता का प्रतीक है। हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाए। हम भगवान को, सत्य को प्यार तो करते हैं, लेकिन दूर से, उनके पास नहीं जाना चाहते, उन्हें समझना नहीं चाहते। हम जिसे प्यार करते हैं या लाइफ में जो चाहिए हमें, उसे पाने के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, भाग्य के भरोसे रहते हैं, बिल्कुल नंदिनी की तरह। नंदिनी इज लिटरली यू एंड आई। इवन नंदिनी को समझाने के लिए उसकी एक दोस्त उसके पास आती है कि उसको खुद से सत्य के पास जाना होगा, लेकिन नंदिनी उसी को चाकू दिखा के डराने की कोशिश करती है। हम सब यही तो करते हैं। खैर, इसके बाद कहानी का सिरा फिर से राजा वामन राव पे आता है, जिसे सत्य की समाज में बढ़ती लोकप्रियता अपने लिए खतरा लगने लगती है। उसके साथ ये जो बोने दिखाए गए हैं वो एक्चुअली हर वो इंसान है जिसने उसके सामने सिर उठाने की कोशिश की थी, यानी हर वो इंसान जो कभी ऊपर उठने की कोशिश करता है और पावर अगर गलत हाथों में है तो उस पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को कुचला जाता है, उनको कभी भी ग्रो होने नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है? एज पर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, बढ़िया कंटेंट देने के बावजूद भी ये चैनल आज तक ग्रो क्यों नहीं कर पाया? अभी नहीं सोचना, बाद में सोचना, बाद में दिमाग लगाना इस पे। वेल, इसके बाद सत्या का भाई झूठ सत्या को किडनैप कर लेता है और उसको भी अपने इनर वर्ल्ड में कैद कर लेता है। सत्या के इनर वर्ल्ड से आजाद होने के प्रोसेस पे हम आगे आएंगे। झूठ खुद को समाज में सत्या की जगह पे स्थापित कर लेता है और लोगों का भगवान कल्कि बन जाता है। इन सब के अलावा मूवी में एक और प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो है ये जोकर का कैरेक्टर। ही रिप्रेजेंट्स मीडिया। वो जब सत्या के साथ दिखाई देता है तो व्हाइट ड्रेस में होता है, जब वो कल्कि बने झूठ के साथ होता है तब वो ब्लैक ड्रेस में होता है। विच मीन्स कि मीडिया जिसकी पावर के अंडर आता है उसी से इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा। ये कभी भी अनबायस्ड हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब भी अनबायस्ड होने की कोशिश करता है इसको मार दिया जाता है। झूठ जो अब कल्कि के रूप में लोगों के सामने आया है, वो अब सीधा वामन राव के पास जाता है और उसको लालच देता है कि उसको स्टेट से उठा के सीधा सेंटर में बिठा देगा और उसकी सत्ता हथिया लेता है। वामन भी और ज्यादा पावर के चक्कर में कल्कि की बातों में आ जाता है। इसके पहले वामन राव को हमेशा कुछ बॉडी बिल्डर्स के साथ दिखाया जाता है जो कि उसकी सत्ता एंड पावर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे, लेकिन अब उसको हर जगह उन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ दिखाया जाता है जिनको कल्कि वैश्यालयों से उठा के लाया था। कल्कि अपने साथ में प्रोस्टिट्यूट्स को लेके चलता है एंड जहां भी उसे वामन राव जैसे सत्ता के लालची लोग दिखाई देते हैं, वहां उनकी पावर और पैसे को छीनने के लिए वो उन प्रोस्टिट्यूट्स को उनके साथ बिठा देता है। विच सिंबलाइज की जिनके पास सत्ता होती है वो लोग काम वासना में अंधे होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। सीधी सी बात है, जिसको भी गद्दी से उतारना है उसको हवस के हवाले कर दो। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े महाराजा लोग भोग विलास के चक्कर में अपनी सत्ता खो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि झूठ कल्कि बन के महल पे कब्जा कर लेता है एंड फिर
जनता कल्कि के दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़ी हो जाती है, जहां उनको एक मिरर दिखाया जाता है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी हमारे अंदर ही भगवान है, अगर पहचान सको तो पहचान लो, वरना हमारी मूर्खता भरी शक्ल के रूप में हमें उस मिरर में दिखाई देगा हमारा अपना आने वाला फ्यूचर। और प्रसाद के रूप में मिलता है पिंड, हाँ वही मरने के बाद किए जाने वाले पिंडदान में जो इस्तेमाल होता है। यहाँ पिंड इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि सही ज्ञान के अभाव में हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ऐसा जीवन भी मृत्यु के ही समान है और हम अपने हाथ से अपना पिंडदान कर रहे हैं। खैर, सत्ता हाथ में आने के बाद कल्कि पूरे समाज को धर्म, जात पात, रंग भेद, ऐसे न जाने कितनी चीजों में आपस में तोड़ देता है और अपनी माँ प्रकृति को दिखाता है कि माँ तुम्हारे साथ अत्याचार करने वालों को देखो, मैंने कितनी बुरी हालत में रखा है। वो जोकर यानी कि मीडिया को अपॉइंट करता है दुनिया का टाइम वेस्ट करने के लिए। इसके लिए वो सहारा लेता है दिमाग की कैंटीन का, यानी कि एक सोशल मीडिया टीम का। और हम देखते हैं कि सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने में लगे पड़े हैं। यहाँ आता है ट्रोल सॉन्ग। इस पूरे सॉन्ग में किसी और को नहीं बल्कि हम सभी को ट्रोल किया गया है, जहाँ हम अगेन नंदिनी रूपी हमारी आत्मा को देखते हैं, जो प्यार तो सत्या से करती है, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर रीच पाने के चक्कर में उलझी हुई है। कपड़े निकाल के फेंक दिए उसने। यहाँ दिखाया गया है कि सब सोशल मीडिया एंड रील्स के चक्कर में बिजी हैं, लेकिन डर्टी रोड्स, धरना प्रदर्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर प्रॉब्लम एंड ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। वैसे इस एक सॉन्ग के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि इसमें काफी सारा मटेरियल है, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में बताना इस सॉन्ग में क्या क्या बोल के पेला गया है हम लोगों को। वेल, अब हम चलते हैं कल्कि की कैद में पड़े सत्या के पास। सत्या को कैद करके कल्कि रूपी झूठ उससे कहता है कि यहाँ से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सत्या जहाँ कैद था वो एक्चुअल में ह्यूमन माइंड है। उसमें सत्य और झूठ का ये कन्वर्सेशन रिप्रेजेंटेशन है हमारे हर उस डिसीजन का जो हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, जहां हमें कोई भी काम करने से पहले सही और गलत का चुनाव करना होता है। यहाँ सत्या एंड कल्कि दोनों के गले में पड़े लॉकेट्स को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कल्कि के गले में यू सिंबल है एंड सत्या के गले में आई सिंबल है। इन दोनों को मिला के बनता है UI, यानी कि आप और मैं। सत्या और कल्कि हम सभी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों हमारे ही अंदर है। वेल, सत्या यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। पहले वो रस्सी से अपने हाथ खोलता है, जो कि एक्चुअल में बंधी नहीं होती। ये सिंबलाइज करता है भ्रम को। हम भ्रम में उलझे रहते हैं, जबकि कई बार जो प्रॉब्लम हमें दिख रही होती है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फिर सत्या को अपनी सेल का ताला खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, लेकिन वहां हजारों चाबियां हैं, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स। हमारे मन में हर पल सैकड़ों विचार जन्म लेते हैं, लेकिन एक सही फैसला लेने के लिए हमें एक सही विचार पे फोकस करना पड़ता है। ऐसी ही एक सही विचार रूपी चाबी से सत्या पूरे ताले को ही खोल देता है। फिर सेल से बाहर निकल के उसे वहां मौजूद दूसरे लोगों से लड़ना होता है, जो कि सिंबलाइज करते हैं दूसरी विचारधाराओं को, जो कि सत्या को बाहर आने से रोकते हैं। मतलब कि हमें सही काम करने से, सच को बाहर आने से रोकने का काम भी हमारा माइंड ही करता है। इसके बाद एक दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए सत्या श्री कृष्ण के जैसे त्रिभंग पोस्चर में खड़ा होता है, और उसके ऐसा करते ही सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है, विच सिंबलाइज कि उसने अपने अंदर के कृष्ण को जगा लिया है। मूवी में एक डायलॉग भी है कल्कि का कि जहां से सत्या बाहर निकला है वहां से 2500 साल पहले एक आदमी और निकला था जिसका नाम था बुद्ध, विच मीन्स कि उसने अपने अंदर के बुद्ध को जगा लिया था। इंटरेस्टिंगली आज लोग बुद्ध और कृष्ण के नाम पर झगड़ते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है। कुछ नियो बुद्धिस्ट जय भीम की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में राम और कृष्ण को गालियां देते हैं, जबकि असलियत ये है कि राम, कृष्ण, बुद्ध सब एक ही हैं, एक ही सत्य के अलग अलग रूप। अपने अंदर के सत्य को अगर बाहर लाना है तो उसके लिए किसी न किसी रूप में अपने आप को पहचानना तो होगा ना, फिर चाहे वो रूप कृष्ण का हो या बुद्ध का, बात तो एक ही है। इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं। इसके बाद सत्या एक ब्लूइश लाइट वाले रूम में पहुंचता है। ये पूरा सेटअप नशे से ह्यूमन माइंड को फ्री कराने का सेटअप था। फिर सत्या जब उस दिमाग रूपी कैद से बाहर निकल रहा होता है तब वो वहां बाकी लोगों को देख के एक पल के लिए सोचता है कि इनको भी छुड़ा लेता हूं, लेकिन फिर वो कहता है कि इन सबको यहां से बाहर निकलने के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी। एंड यस, दैट्स द रियलिटी। हम सबके अंदर के सत्य को बाहर लाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वो हमें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर, इसके बाद सत्या बाहर आता है, लेकिन झूठ फिर से लोगों को भड़का के सत्या को मार डालता है, और यहीं पे सत्या के साथ ही साथ नंदिनी रूपी इंसान की आत्मा भी मारी जाती है। ऑब्वियसली सत्य के अभाव में आत्मा मर ही जाती है, और उसके बाद पूरी दुनिया पे एक इम्पोस्टर का राज हो जाता है। और हाँ, मूवी के लास्ट में इस शॉट में हमें दिखाया जाता है कि
लोगों ने थिएटर के अंदर क्या देखा था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने मेन चीजें कवर कर ली है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट को भी डिकोड करूंगा और लेके आऊंगा इस वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि मटेरियल उसमें भी काफी ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन एक सवाल जरूर आता है हमारे जहन में कि इस यूआई मूवी का मतलब क्या था, ये मूवी हमें क्या सिखाने की कोशिश करती है। तो वो है अपनी जिम्मेदारी को पहचानना। इस मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को बनाना मुझे अपनी जिम्मेदारी लगी, ये जानने के बावजूद कि इस पे व्यूज नहीं आएंगे उस हिसाब से, फिर भी मैंने बनाई। अब आपको अगर सही लगे तो अपनी जिम्मेदारी निभाना ना। मैं वीडियो को लाइक करने या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। आपकी जिम्मेदारी जो अपनों के प्रति है, समाज के प्रति है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस मदर अर्थ के माँ प्रकृति के प्रति है। अब आप पूछोगे कि वो जिम्मेदारी क्या है, तो याद करो मूवी का वो डायलॉग कि यहाँ से इन्हें खुद बाहर निकलना होगा। वो इसी बात का प्रतीक था। ये सारी जिम्मेदारियां आपको खुद से समझनी होगी, कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता। अपनी आत्मा को जगाइए, नंदिनी को जगाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।